आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। समी नाजरीन, आज भी अहम तरीन मौज़ूआत होंगे। शुरुआत जहां जम्मू कश्मीर से आपको खबरों की करेंगे, वहीं पर आपको बताएंगे कि देश भर के अंदर क्या कुछ हो रहा, दुनिया भर की नजरें कहां की ओर जा रही है। ग्राउंड जीरो पर चलने की कोशिश करेंगे और पल पल का अपडेट आपको 10 बजे तक देने की कोशिश करेंगे। टेलीविजन चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, यानी टीवी सेट्स पर आप हमें लगातार तो देख ही रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आइएगा, उसे इस्तेमाल कीजिएगा, यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मजीद खबरें आप पढ़ सकते, देख सके और दुनिया तक उसे पहुंचा सकें। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से। आज सबसे पहले माजी पर एक नजर डालते हैं, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ कह रहा, और हिस्ट्री ऑफ डे लेकर आसिफ रशीद तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं सभी को। आप सलाम जी की देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त, और प्रोग्राम का आगाज फॉर्मेट के मुताबिक जैसा इशफाक ने कहा, और शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज खास क्या है वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। आज ही का दिन था, यानी 6 नवंबर 1860 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन सदर के ओहदे पर आज फाइज हुए थे। 1860 में आज का दिन था। 1990 में आज ही के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, और बराक ओबामा 2012 साल में आज ही के दिन 6 नवंबर को दोबारा यानी दूसरी मर्तबा अमेरिकी सदर मुंतखब हुए। पहले ब्लैक थे जो अमेरिका की सदारत कर रहे थे, 5 साल मुकम्मल हो चुके थे, और अगले 5 साल के लिए आज दोबारा मुंतखब हुए थे। 6 नवंबर को आज ही के दिन 1949 में यूनान में खाना जंगी खत्म हुई और बाकायदा एक हुकूमत तश्कील दी गई जिसने उस खाना जंगी से बाहर निकाला। बल्कि बहुत बड़ा फैसला आज के दिन साल 1949 में 6 नवंबर को हुआ था। स्पेन में 1844 में 6 नवंबर को आज ही के दिन डोमिनिकन रिपब्लिक से स्पेन 1844 में आज़ाद हुआ, और आज स्पेन में योम आज़ादी मनाया जा रहा है। नेशनल डिफेंस काउंसिल आज ही का दिन था। साल था 1962 जब इसे कायम किया गया, यानी NDC, नेशनल डिफेंस काउंसिल। चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं जी एक अहम खबर से। और खबर जो है वो कल हमने आपको बताया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सभी रियासतों ने हुक्मनामे जारी कर दिए, उन्होंने भी अपने टैक्स में कमी लाई है। और जब ये रियासत और मरकज के बीच तालमेल पैदा हुआ, अब इसका असर जो है वो रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ेगा, और रूटीन में जो चीजें महंगे दामों पर बिक रही थी, अब वहां पर भी रेट्स जो है वो कम होना शुरू हो गए। रिटेल में जो खाने का तेल है, यानी जिसे हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं तेल को, उसकी कीमतों में भी अब बड़े पैमाने पर कमी लाने का ऐलान जो है वो कल बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। और ब्रांडेड ऑयल मेकर्स की तरफ से, यानी जो ऑयल कंपनियां हैं, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 5 से 20 रुपये तक कमी जो है वो मुख्तलिफ तेल की अक़सामों में जो है वो की गई है। फूड सेक्रेटरी की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि डोमेस्टिक ईटेबल ऑयल जो है, यानी जो तेल सरसों का तेल है या दीगर तेल जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें ग्लोबल इंडेक्स में भी जनाब काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ग्लोबल ट्रेंड जो है वो सेट हो रहा है, वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता करके रेट जो है वो कम हो रही हैं, और उसका कम होने का असर जो है वो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सभी रियासतों के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडोनेशिया, ब्राज़ील और दीगर मुल्कों के अंदर इस बार रेट्स अचानक पहले बढ़े थे, जिसका असर हमारे ऊपर भी पड़ा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से रेट्स दुनिया भर के अंदर कम हो रहे हैं खाने पीने की अशिया को लेकर, और तेल की कीमतों पर एतदाल हो रहा है, उसका असर जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी ऑयल रिटेल पाम फैक्ट्री है, उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जनाब 5 रुपये से 133 रुपये तक की कमी जो है वो मुख्तलिफ अक़साम के अंदर जो है वो की जा रही है। तो उम्मीद करें कि जितने भी तेल फरोख्त किए जा रहे हैं और जो नई ब्रांडिंग अब शुरू होगी इस माह से, उसमें आपको कमी जो है वो साफ नज़र आएगी। क्योंकि सार्फिन लगातार हैरान थे, पिछले कई 2-3 महीनों से बहुत शूटिंग राइज हो रहा था, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे दाम
तेल के अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो दोबारा पटरी पर आ सकते हैं। उम्मीद जाहिर की है फूड सेक्रेटरी की तरफ से और कहा गया कि अब कल से ये पूरा हुक्मनामा जो है जो नाफिजुल अमल हुआ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एक तरफ से जहाँ ये खबर हम आपको बता रहे हैं वहीं पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस पूरे मामले को मज़ाहिका खेज़ बताया। कहा गया कि जहां पिछले सिर्फ 10 दिन के दौरान 20 से 25 रुपये का इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया गया, वहीं पर चंद पैसे या चंद रुपये ख़त्म करने से हातिम की कब्र पर लात मारने के मुतरादिफ ये मामला है। ये कांग्रेस की तरफ से रद्दअमल जो है वो सामने आया। तो फिलहाल खबर ये कि कीमतों में अब उछाल नहीं बल्कि गिरावट देखने को मिलेगी। उम्मीद जाहिर की है फूड सेक्रेटरी ने और ये भी कहा है कि कल से इसका इतलाक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए, दिवाली के मौके पर और त्योहारों का मौसम चल रहा है तो थोड़ी सी राहत देने की सरकार ने कोशिश की है। पेट्रोल और डीजल में थोड़ा सा जो फर्क हमने देखा था गुज़श्ता 48 घंटों में सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी और उसके बाद अब जाकर जो तेल की कीमतें हैं वो भी कम करने की जो ग़िज़ाई अजनास है, हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क इन पर भी महसूस किया जाए। आने वाले अगले कुछ घंटों में सरकार की तरफ से मजीद टैक्स के हवाले से कुछ राहत दी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा अफगानिस्तान की सूरत हाल की भी करते हैं, चूंकि सूरत हाल जो अफगानिस्तान में है वो डिस्कस नई दिल्ली के अंदर यानी दारुल हुकूमत में होने जा रही है। और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर 10 नवंबर को नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीरों की यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनका इजलास मुनक्किद किया जाएगा और इस इजलास की मेजबानी भारत करने जा रहा है। रूस, ईरान, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास में मदऊ किया गया है। वहीं पाकिस्तान ने इजलास में जहां पर शिरकत करने से मना कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ रूस और ईरान ने भारत की मेजबानी में होने वाले इजलास में या मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी है। चीन ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। चीन को भी मदऊ किया गया है, उनके भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे और ज़राए के मुताबिक 10 नवंबर को जो अफगानिस्तान की मुतल्लिक जो इलाकाई सूरत हाल है, सलामती सूरत हाल है, उस पर पेश नज़र के लिए कौमी सलामती के मशीर आपस में बात करेंगे और उसके लिए उन सभी करीबी ममालिक को, पड़ोसियों को भारत की तरफ से भी मदऊ किया गया था। हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने मना कर दिया है। दूसरी तरफ रूस और ईरान ने पार्टिसिपेशन करनी है, वो इजलास में शिरकत करेंगे, इसकी उन्होंने तस्दीक बाज़ाब्ता कर दी है। वहीं भारत की तरफ से जो तहरीरी तौर पर भी बुलाया गया था उसमें ईरान, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का फैसला लिया गया था। और खबर यह भी कि रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इजलास में शिरकत के लिए जहां पर रजामंदी जाहिर की है, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से इस पर साफ वो कह दिया गया है कि वो 10 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करेगा, लेकिन जो मुशीर है बराए सलामती इस इजलास में शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनने साफ कर दिया है कि वो भारत की तरफ से बुलाए गए इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चलिए जी, कौमी सलामती के मुशीर के बाद जरा बात बीजेपी हेडक्वार्टर की भी करते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की नई कौमी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उनका इजलास आज होने जा रहा है। चलिए, कल होने जा रहा है जी, इसमें मैं माजरत चाहूंगा, ये इजलास जो है वो कल होने जा रहा है। नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास कल दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 5 रियासतों के अंदर जहां चुनाव होने जा रहे हैं उस हवाले से पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगी। नई नेशनल एग्जीक्यूटिव जो गुज़श्ता महीने तश्कील दे दी गई थी उसका अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और पार्टी सदर जेपी नड्डा इस मीटिंग में फिजिकली अटेंड करेंगे। ये मीटिंग जो होगी नेशनल एग्जीक्यूटिव की ये यहाँ पर होनी है। उसके साथ स्पेशल इन्विटीज जो है वो मुख्तलिफ रियासतों से भी ऑनलाइन बुलाए गए हैं। यानी एक तरफ से दिल्ली के अंदर अमित शाह साहब होंगे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे, जेपी नड्डा होंगे, ये फिजिकली यहाँ पार्टी ऑफिस के अंदर बैठेंगे और बाकी रियासतों के जितने भी स्पेशल इन्विटीज हैं वो ऑनलाइन ही इस मीटिंग के अंदर जो है वो मीटिंग के अंदर शमूलियत करेंगे और सुबह 9 बजे इतवार सुबह 9 बजे इस मीटिंग का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। पेंडेमिक की वजह से बड़े पैमाने पर नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास जो है वो वर्चुअली कराने का, पार्टली वर्चुअली कराने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर से मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह
जो नए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है वो फिजिकली पार्टिसिपेट करेंगे दिल्ली से ही इस मीटिंग के अंदर, जबकि इस मजलिस आमला के अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगी वो डॉक्टर रक्षा अंद्राबी होंगी। स्पेशल इन्विटी जो रखी गई है वो फॉर्मर मिनिस्टर प्रिया सेठी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो यूनियन टेरिटरी के जो सदर है रविंदर रैना और पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के साथ साथ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता ऑनलाइन मोड पर जम्मू से इस मीटिंग के अंदर शमूलियत करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक करारदाद टेबल की जाएगी जी, जिस करारदाद के अंदर एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि आने वाले असेंबली चुनावों के अंदर जो 5 स्टेट्स के अंदर होने, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी रियासत है, उसके बाद पंजाब है, गोवा है, मणिपुर, उत्तराखंड है, इन 5 रियासतों के अंदर क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए, कैसे वोटिंग को अमल का पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और किस तरीके से जीत से हमकिनार हो, उस हवाले से गुफ्तगू जो है वो करनी है। और जो गुज़श्ता दिनों बाईपोल्स सामने आए हैं, बाईपोल्स के जो रिजल्ट सामने आए हैं, उन रिजल्ट्स को भी डिस्कस करने की बात जो है वो कही जा रही है। स्पेशली जो वेस्ट बंगाल, हिमाचल और राजस्थान के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, इस पूरे मामले पर जो है वो गुफ्तगू होनी है। यह भी पार्टी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन और जीएसटी रिबट के हवाले से जो बातें सामने रखी जा रही है, इस हवाले से भी पार्टी इंतजाम जो है पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद जो वो सामने रखी जाएगी और पार्टी मंशूर के मुताबिक आगे बढ़ने की बात भी होगी। यानी इतवार की सुबह 9 बजे कौमी मशावरती काउंसिल नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास होगा बीजेपी का, जिसमें अहम तरीन मामला जो है वो जेर बहस लाने की बात कही गई है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की आपके सामने करते हैं, और जम्मू कश्मीर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दरबार मोह 150 साल तारीख इख्तिताम पजीर हुई है। और ये जब इख्तिताम पजीर हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट सामने आए थे। एक माफिया तक इसे करार दिया गया था, कहा गया था कि अब ये माफिया खत्म हो गया जी, ऑनलाइन चलेगा क्योंकि डिजिटल का जमाना है, इसलिए श्रीनगर और जम्मू के अंदर दफ्तर बराबर बराबर काम करते रहेंगे। श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर ऑफिस को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है, फाइलों को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। और जो एकोमोडेशन का एक हब था उसे भी खाली कराया गया था, पैदर पे ऑर्डर जारी कर दिए गए थे कि उन्हें खाली कराया जाए, हैंड ओवर टेक ओवर किया गया। लेकिन कल शाम को एक अचानक से ऑर्डर जारी किया गया जिसमें दोबारा से एकोमोडेशन से लेकर मुलाजमीन की मुंतकिली के हवाले से बात कही गई, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ही फैसले पर एक बड़ा यू टर्न लिया है। बिल्कुल, इंतजामिया की तरफ से 4 महीने का पुराना यानी 29 जून को जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें तरमीम की है, और सरकार ने जो रिवायत खत्म की थी उसको हालांकि बरकरार रखने के मुतालिक कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन श्रीनगर और जम्मू के दरमियान जो दाल हुकूमत की मुंतकली होती थी और तकरीबन 148-149 साल पुरानी रिवायत थी, जिन मुलाजमीन को दरबार के साथ मूव किया जाता था उनकी जो रिहाइश की सहूलियात थी वो मनसूख कर दी गई थी उस फैसले के साथ ही। लेकिन 4 महीने मुकम्मल होने के बाद 29 जून को जो हुक्मनामा जारी हुआ था उस हुक्मनामे में तरमीम करते हुए सरकार की तरफ से श्रीनगर से जो जम्मू आने वाले मुलाजमीन हैं सेक्रेटरीट के साथ या मुख्तलिफ दफातर के अंदर खिदमात अंजाम देने वाले हैं, उनके लिए नया हुक्मनामा जारी करके जो पुराना हुक्मनामा था उसमें तरमीम करते हुए जो रिहाइश की सहूलियात हैं उनको दोबारा मंजूरी दी है। यहाँ पर यह भी आपको बताना जरूरी है कि जो 4 महीने पहले हुक्मनामा आया था उसमें सरकार की तरफ से उसमें कोई भी मुलाजिम हो, किसी भी महकमे का कोई सीनियर अफसर हो, जूनियर ऑफिसर्स हो, तमाम लोगों की सहूलियात जो है, जो रिहाइश की सहूलियात थी, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स उनके पास होती थी, यानी सरकार वो खर्च सारा उठाती थी, तो दरबार के साथ ही सेक्रेटरीट के साथ उनको मूव कराती थी, उन सभी का खर्च उठाती थी। लेकिन जो दरबार मूव के पुराने रिवाज को जब खत्म किया गया तो उस वक्त साफ कर दिया गया था कि सभी मुलाजमीन जो भी सेक्रेटरीट के साथ मूव करते हैं उनकी रिहाइश की सहूलियात खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन 29 तारीख को जो हुक्मनामा जारी हुआ उसमें तरमीम करते हुए नया हुक्मनामा सामने आया और जो तफसीलात मिल रही हैं तकरीबन 200 से 205 के आसपास मुलाजमीन हो सकते हैं। इसमें सयाहत महकमा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 15 से ज्यादा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके
200 से ज्यादा मुलाजमीन हो सकते हैं जिनको श्रीनगर से जम्मू लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जम्मू से श्रीनगर ले जाने की या उनके लिए रिहाइश की कोई सहूलियात होंगी ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो श्रीनगर से जम्मू आकर काम करेंगे उनके लिए दोबारा सरकार ने इस नए हुक्मनामे में मंजूरी दे दी है। अच्छा जी, इसमें दो चीजें बड़ी क्लियर है जो अभी तक हम समझ पाए। इस ऑर्डर में हो सकता है जीएडी और इसमें वजाहत करें या सरकार की तरफ से कोई वजाहती बयान आए। एक जो लफ्ज दरबार मोह का एहतमाम किया जाता था और पूरा दरबार शिफ्ट होता था, यानी हर महकमा तालाबंद होता था सिविल सेक्टर श्रीनगर के अंदर और जम्मू के लिए मुंतकिल हो जाते थे और फिर जम्मू से काम करते थे, वो बरकरार नहीं है जी। वो जो ऑर्डर जारी किया गया था कि जनाब दोनों सेक्रेटरीट चलेंगे वो बराबर चलेंगे। सेक्रेटरीट में से चंद मुलाजमीन की मुंतकिली के ऑर्डर्स दिए गए हैं और ये चंद करके माना जरा कि ये बैक टू बैक बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं जी। इसकी वजह से ये माना जरा कि जो शायद फैसला लिया गया था वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हुआ, उसमें पूरा काम करने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। कुछ लोगों की तरफ ये कहा जा रहा है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे जनाब ये इंटीग्रेशन का एक जरिया है जी, जम्मू और श्रीनगर का, इसको ख़त्म ना किया जाए। बहरहाल अपनी अपनी बातें अपनी जगह, लेकिन सरकार ने जिन 200 मुलाजमीन के लिए हुक्मनामा जारी किया था कि वो फिलहाल जम्मू चले जाएंगे, तो उनकी रिहाइश और उनके सभी मामलात को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर कल एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया और कहा गया कि ये मुलाजमीन जिनके जो हुक्मनामा जिनके लिए जारी हुआ है उनके लिए रिहाइश सहूलियात का एहतमाम जम्मू के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा और हैंड ओवर जो है वो उनको कराया जाएगा। तो इस तरीके से आज हेडलाइन जो है वो तरह तरह की है। कुछ ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यू टर्न लिया, कुछ का मानना कि मरकजी वजारत दाखिला का फैसला सही नहीं था और कुछ अपने तरीके से इस पूरी खबर को जो है वो लिख रहे हैं जी। फिलहाल ये तो बात थी जनाब उस ऑर्डर की जो कल रात देर गए सामने आया, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और खबर की आपको बताती हैं सरकार की, और सरकार क्या कुछ करने जा रही है। गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बाज़ाब्ता तौर पर उस कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी करना चाहती है जो कानून पहले ही कई रियासतों के अंदर मौजूद है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम मुतारुफ कराई जाएगी और ये विटनेस प्रोटेक्शन जो है ये पहले ही मुल्क की कई रियासतों के अंदर है और माना जा रहा है कि इंतहाई हसास, नाजुक और अहम केसों के अंदर गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और एक दायरे के तहत उनको उनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, जहां हर लॉ एनफोर्समेंट और स्टेट रिट की जिम्मेदारी होती है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी उस कानून का इतलाक अब होगा जो कानून मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर है, जिसके तहत प्रोटेक्शन दी जाएगी उन विटनेसेस को जो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड होंगे, यानी जो इंतहाई हसास या थ्रेट परसेप्शन जहां पर ज्यादा होगा वहां पर सरकार उन गवाहों को बाज़ाब्ता तौर पर अब प्रोटेक्शन देगी। आपको याद होगा कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोटोकॉल सेट किया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे की जाएगी जो इंतहाई हसास मामले होंगे, यानी हसास मामलों की जब रिकॉर्डिंग होनी है एविडेंसेस की वो कैसे होगी, एक सेट प्रोटोकॉल किया था 2019 में। लेकिन अब माना जा रहा है कि इसमें मजीद वजाहत की जाएगी, मजीद तोसी की जाएगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उन दोनों की बातों को सुनने के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि अब गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अब जब आप इस खबर को देखेंगे तो इसके पस मंज़र में कुछ बड़ी चीज़ें भी हैं, क्योंकि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जैसे रुबिया सईद अगवाकारी का मामला है, मुशीरुल हक के कत्ल का मामला है, कुछ इस तरीके के बहुत सारे मामलात हैं जिनके एफआईआर्स बहुत पुराने हैं लेकिन गवाह सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह खतरा है कि अगर उन्हें गवाही दी तो बाद में शायद उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़े, या इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमारी सोसाइटी के अंदर है जहां पर गवाह कतराता है आने से क्योंकि उन्हें खतरा लगा रहता है। लेकिन अब सरकार जब ये स्कीम और ये कानून मुतारुफ कराएगी तो उसके बाद ज़रूर गवाह भी बचेंगे और असल कातिल जो होगा वो भी शिकंजे के पीछे होगा और कानून की बालादस्ती होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो फिलहाल इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द एलजी इंतजामिया इस स्कीम को भी मुतारुफ करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पहले ही मुल्क की कई रियासतों के अंदर मुतारुफ कराई गई है। चलिए, ये तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और बड़ी खबर अपने आप में जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा महकमा जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, महकमा माल की हम बात कर रहे हैं। और जम्मू सूबे के अंदर जमीन का एक घोटाला
हुआ है, इसका खुलासा हो रहा है। दरअसल जम्मू के अंदर सुंजवा बहुत बड़ा इलाका है, चुवादी बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसके साथ शहर का भी कुछ हिस्सा लगता है और शहर से हटकर जो पिछड़ा हुआ इलाका है वो भी इसके साथ जुड़ता है। और इन दोनों इलाकों के जो नक्शे हैं, रेवेन्यू मैप्स हैं, वो महकमा माल के रिकॉर्ड रूम से गायब हुए हैं। जी हां, सुंजवा और चुवादी दोनों में जमीन को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैप्स थे, वो गायब थे। और इसका जो फील्ड बुक के सफात भी जब गायब होने की खबर सामने आई तो सूबाई इंतजामिया ने सख्त नोटिस लेते हुए बड़े घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का सूबाई कमिश्नर जम्मू ने इसमें अब हुक्म भी दे दिया है। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे आसिफ ने आपको बताया कि ये जो इलाका है, सुंजवा का इलाका और चुवादी का इलाका, ये नक्शे से गायब है। अब किस नक्शे से गायब है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जहां पर लैंड रिकॉर्ड होता है और सदियों से लैंड रिकॉर्ड बना दिया गया है, ये जनाब गायब हो गया है। अब ये गायब क्या एक साइड से हुआ है या दोनों साइड से हुआ है? जनाब मुकम्मल तौर पर गायब हुआ है। यानी पटवारी के पास जो रिकॉर्ड है वहां पर भी आपको इस इलाके के बारे में कोई तफसील नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से जब सेंट्रल हॉल में आप जाएंगे, जो सेंट्रल रूम है, माफिज खाना जिसे हम बताते हैं, वहां पर भी इसका कोई अता पता नहीं है। लट्ठा तक गायब है, फाइल तक गायब है और तमाम पेपर्स के अंदर ये गांव और ये मामला जो है वो सामने नहीं आया। अब ये मामला कैसे सामने आया? सूबाई कमिश्नर जम्मू ने जून 2021 को एक कमेटी तश्कील दी, जिसको ये काम सौंपा गया कि रैंडम वेरिफिकेशन की जाए जनाब ईटीएस सर्वे और एनरोलमेंट ऑफ स्टेट, घास चराई, फॉरेस्ट लैंड और रेवेन्यू विलेज को देखा जाए कि कहां तक हमारा मामला चला है। जब ये कमेटी काम करती रही तो उस दौरान सूबाई कमिश्नर को उन्होंने ये तहरीरी तौर पर कहा कि कुछ लट्ठे मिसिंग है, यानी वो नक्शा जो बाज़ाब्ता तौर पर बनाया जाता है जी वो मिसिंग है। तो पता लगा जी किसका मिसिंग है? चुवादी गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड से गायब है, तहसील बहू का। उसके बाद डिमार्केशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और डिमार्केशन कमेटी जो एक हुक्मनामा अदालत का था, उसके तहत उन्होंने भी अप्रैल 2021 में इस बात का खुलासा पेश किया था और अपनी रिपोर्ट सूबाई कमिश्नर को सौंपी थी कि जनाब लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर बड़े पैमाने पर घोटाला है। जनरल रिकॉर्ड रूम जो है, उसके साथ साथ जो दीगर रिकॉर्ड्स रेवेन्यू के हैं, वहां पर काफ़ी गांव ऐसे हैं जो नक्शे से ही उड़ गए हैं। अब सरकार के पास जो रिकॉर्ड है वहां से भी उड़ाए गए हैं, पटवारी के पास जो रिकॉर्ड है वहां से भी उड़ाए गए हैं। अब माहिरीन क्या कुछ इसको कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इतना आसान नहीं है। पटवारी के वहां से तो फाइल में आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन माफिज खाने से सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में गायब कर देना, पेज फाड़ देना, फाइल को गायब करना, यह नामुमकिन के बराबर है। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब सरकारी आशीर्वाद मुमकिन हो, और हाई प्रोफाइल लोगों की मुदाखलत के बिना यह मुमकिन ही नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए, न कि सिर्फ हल्का पटवारी तक इसको महदूद रखना चाहिए। सामने आए रोशनी एक्ट के तहत सरकार इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी, तो ये वही एरिया है बहू तहसील का जहां पर 100 से ज्यादा लोगों के ऐसे नाम आए थे जिनने रोशनी एक्ट के तहत जमीन ली थी या जिन लोगों से जमीन वापस लेने के लिए सरकार तैयारी कर रही थी और बीच में फिर कोर्ट की मुदाखलत हुई। यानी बताने का मकसद ये कि वो एरिया जहां पर रोशनी एक्ट के तहत जो बेनिफिशरीज हैं बहुत ज्यादा इस एरिया के अंदर है, ये खुद सरकार मानती है, उसी एरिया के अंदर ये घोटाला सामने आया है। अमजद का भेजा ना मैंने आपको। किसी से कॉल अमजद ने इस पे कॉल करा, मेरे पास नहीं है।
आगे जरा बात जम्मू के रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद अब जरा आपको बताते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि गुज़श्ता माह के दौरान कई वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने रिव्यू मीटिंग्स ली, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, कुछ डेलीगेशंस के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब उसका सारा रिव्यू लेने के साथ साथ वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के अंदर होने जा रहे कामों का भी रिव्यू मरकजी वजारत दाखिला के आला अफसर लेने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर 10 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है, जहां पर यह साफ कर दिया गया है कि मरकजी वजारत दाखिला CSS स्कीम को की इंप्लीमेंटेशन का रिव्यू करने जा रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कह दिया गया है कि वो फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस जो हुई है इन सभी स्कीमों के हवाले से, उस हवाले से खाका चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे। चीफ सेक्रेटरी माहाना अपडेट ऑलरेडी एम्स के प्रोजेक्ट्स पर और दीगर प्रोजेक्ट्स और मेट्रो लाइन के हवाले से ले रहे हैं। ताहम माना जरा कि ये मीटिंग जो होने जा रही है ये इंतहाई अहम मीटिंग है, जिसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और मरकजी वजारत दाखिला के आला अफसर जो है वो दिल्ली के अंदर होंगे और ये मामला तरक्यात का जो है वो ज़ेर बहस लाया जाएगा। अब याद रखिएगा कि वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज PMDP जो है इसके 50 से ज्यादा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, जिनमें 58,477 करोड़ रुपया एग्जीक्यूट किया गया है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की तरफ से और उसके साथ साथ अब मरकजी हुकूमत जो यहाँ पर जल शक्ति, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हाउसिंग और दीगर मामलात के अंदर पेशरफ्त करना चाहती है, उस सिलसिले में भी ये मामला, ये मीटिंग जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। 55 टूर नोट्स पहले ही रिसीव किए गए हैं जी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से और उन्हें हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। मजीद क्या कुछ इस खबर की तहकीक में है, हमारे साथ अमजद खान श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये 10 तारीख नवंबर 10 को दिल्ली के अंदर मीटिंग है और वजारत दाखिला के आला अफसर न सिर्फ वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज PMDP को रिव्यू करने जा रहे हैं बल्कि ओवरऑल सिनेरियो और गुज़श्ता दिनों जो वुज़रा की मीटिंग हुई है यहाँ पर उस हवाले से भी पेशरफ्त का जायजा लेने जा रहे हैं। देखिए गवर्नर, जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 50 से ऐसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स 58,477 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा जम्मू कश्मीर में बनवाई जा रही हैं, जिसमें रोड, पावर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, जल शक्ति, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 50 से ज्यादा अलग अलग की प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, जिनकी कुल कहें तो एक तरह से जो तामीरी लागत है वो 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को 10 नवंबर को दिल्ली बुलाया गया है और बताया गया है कि एक रिपोर्ट तैयार करके ले आई जाए जिसमें ये बताया जाए कि इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में जितने भी अभी तक की डेवलपमेंट है, अभी तक का जो डेवलपमेंटल स्टेज है, वो पूरा एक उसका स्टेटस रिपोर्ट बनाकर जम्मू कश्मीर से लेकर आया जाए। जो सबसे बड़े हमारे मंथली अपडेट्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एम्स जम्मू श्रीनगर, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, मेट्रो लाइन की अलग अलग तरह की जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो मांगी गई है। अलग अलग तरह की और अन्य जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही हैं, लगाई जा रही हैं स्कीम्स, उनकी एक तरह से कहें तो स्टेटस रिपोर्ट 10 नवंबर 2021 को फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए और खासतौर से जिस तरह की गैप्स जम्मू कश्मीर के अंदर इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में आ रही है, जिस तरह की हम कहें तो एक तरह से इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में मुश्किल आ रही है, उन पर भी एक बड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। ये बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी का जो सबसे बड़ा स्टेटस रिपोर्ट है वो अभी तक का ये मांगा जा रहा है। आज से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की एक डेवलपमेंटल लहर चल रही थी उसको लेकर के सबसे बड़ा भी ये सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीते दिन जो अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज के यूनियन मिनिस्टर्स विजिट पर आ चुके हैं उनके भी इसमें नोट्स मौजूद हैं और ये कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को वो नोट्स भी दिए जाएंगे कि उन्हें कहां पर गैप्स नजर आती हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जब इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और यूनियन मिनिस्ट्रीज की विजिट को देखा जा रहा था तो बड़े सवाल कई तरह के अलग अलग राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में उठाए थे कि ये महज सैर-ओ-तफरी के लिए किए जाने वाले विजिट्स हैं, लेकिन अब जिस तरह से मीटिंग बनाई गई है और 58,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने जाने वाले ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया है और की नोट्स की गैप्स को कहां से किस तरह खत्म करना है और जम्मू कश्मीर में और डेवलपमेंट
इस तरह से करनी है, वो ये जो डेवलपमेंट रुकी हुई है काफी समय से जो चल रही हैं, जिन पर कोई बड़ा अपडेट नजर नहीं आ रहा, इनको किस तरह से खत्म करना है, ये सारा इन सारी मिनिस्ट्रीज की अलग अलग की नोट्स में मौजूद है, जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अरुण कुमार मेहता को एक मीटिंग में 10 तारीख को दिया जाएगा और उनसे भी पूरा खाता मांगा जाएगा। जब कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से ये चीजें पूछी जानी थी, उस वक्त हम देख रहे थे कि 9 हफ्तों के दौरान तकरीबन 70 से ज्यादा ऐसे मिनिस्टर्स थे जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे। यानी जो सरकार के मंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी माने कि मजीद पेशरफ्त सरकार की तरफ से की जानी और विज़ डिपार्टमेंट की एक एक करके प्लानिंग क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, कामकाज क्या है, वो तमाम चीजें आप जानने की कोशिश है। देखिए, इसको उससे जोड़ा जरूर जा सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 70 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स अभी तक आ चुके हैं और इस तरह से काफी तरह की रिपोर्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है या फिर हमारे जितने भी यहाँ के चीफ सेक्रेटरीज अभी तक रह चुके हैं पिछले कुछ सालों में, उन्होंने तो दी है, लेकिन उसके बाद अब यूनियन मिनिस्टर्स की खुद की रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात, कंस्टेंट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा। एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक रैकलेस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की वो की जा सके, लेकिन उसके बावजूद पिछले कई समय में देखा गया है कि काफी सारी तरह की अलग अलग अड़चने आज भी जम्मू कश्मीर में आ रही हैं और एक टाइम फ्रेम में जिस तरह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाना है उसमें शायद देरी नजर आ रही है और उसी के लिए अब जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा कदम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उठा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि लगभग 58,000 करोड़ रुपए का जो बड़ा लागत है उस पर देखा जाए कि किस तरह की अपडेट है। बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है, कोविड का कहर किस तरीके से तेजी के साथ फैल रहा है और किन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है, मौसम की मार कहां कहां से, और फिर अब टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा, यह खबर जानने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि खबर आपकी और हमारी है, बड़ी अहम है। इसको तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा छोटे से ब्रेक के बाद।